नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, आपके सामने लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक में आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के चुनाव की। और इन चुनाव के जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को सामने आ रहे हैं। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि इसी के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव जो कि 10 सालों के बाद हुए, इसके भी नतीजे 8 अक्टूबर के दिन ही सामने आ रहे हैं। लेकिन आज अपनी स्ट्रेट टॉक हम हरियाणा के चुनावी नतीजों पर आधारित रख रहे हैं। और आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। समझते हैं कि हरियाणा का सीएम कौन बनने जा रहा है। अपनी आकलन, अपनी समीक्षा आपके सामने। तो हरियाणा में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री? लेकिन कांग्रेस ज़रूर इस वक्त गदगद है, खुशी में झूम रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, वो कांग्रेस की जीत के ही दावे कर रही है। ये अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इन चुनाव में जो उसको ये जीत का अनुमान बताया गया है, इस पर बहस में शामिल होने से इनकार किया है। इसलिए आज जो हमारा ये सीधा संवाद है, स्ट्रेट टॉक है, हम विशेषज्ञों के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो तमाम सर्वे हैं, जिस जीत की बातें हो रही हैं, ये धरातल पर सच के कितने करीब है। कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं पहले अपने दर्शकों के सामने रखें। इन सवालों को जुड़े हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव से लेकर पोल ऑफ पोल्स, ये जो नतीजे आए हैं हरियाणा को लेकर पोल ऑफ पोल्स के, ये सच के कितने करीब कहे जाएं। और जो दूसरा सवाल ये है कि इन ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है, जिस बात की जो है यहाँ पर संभावना जताई गई है, अनुमान जताया गया है कि क्या कांग्रेस को जो अनुमानित जीत मिल रही है, ये कितनी बड़ी जीत मानी जाए और इसके क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो कांग्रेस के लिए जीत में तब्दील कर पाने में कामयाब दिखते हैं। क्या कहता है हरियाणा का मतदाता? हरियाणा में जो मतदान हुआ है, पहले ये कहा जा रहा था कि जो मतदान है वो बम्पर मतदान, लेकिन ये मतदान रुक गया, बल्कि बहुत ही कम अंतर से जो ये कहा जा रहा है कि 2019 से मतदान फीसद में गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए हम ये भी समझना चाहते हैं कि हरियाणा का जो वोटर है वो क्या कहता है इस वोटिंग टर्नआउट से। बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो धरातल पर कितनी सफल असफल रही, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन हम ये चर्चा कर रहे हैं उन ओपिनियन पोल्स की, उन एग्जिट पोल्स की, जिनमें इन सभी सवालों को लेकर जो है एक बार फिर से बहस छेड़ी जा चुकी है। और जो नतीजे आएंगे उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों की हरियाणा में क्या भूमिका रह जाएगी, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी, जजपा, इनेलो और बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, ये पहली बार यहाँ पर चुनाव में उतरी थी। इन सभी छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की किस्मत या फिर इनकी भूमिका इन नतीजों के बाद क्या, और जातिगत समीकरण, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सभी दलों ने जातिगत समीकरण को साधने में कितनी कामयाबी हासिल की है, ये आज के अपने एनालिस्ट विशेषज्ञों से दर्शकों का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी और हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं आज स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में प्रोफेसर गुरमीत आपसे करना चाहूँगी। मतदान संपन्न हो गया, एग्जिट पोल सामने आ गए, अधिकतर कहीं ना कहीं सुर लय ताल मिल रहे हैं कांग्रेस की जीत। लेकिन क्या बात जो आपको इस एग्जिट पोल में खटक रही है सर? एक एग्जिट पोल में ये दिखाया था कि जजपा की भी कोई सीट आ रही है जी तो 0 से 3 या कुछ ऐसे। तो जजपा को तो नॉर्मली लगभग सभी लोग ये मान रहे हैं कि रुचित वाला खुद भी जीत तो दूर की बात है कि वो दूसरे तीसरे स्थान पे भी मुश्किल से आएंगे। तो इसलिए वो अगर जजपा को सीट दे रहे हैं कोई एग्जिट पोल वाले जी, वो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि सभी लोग उनको मुकाबले से बाहर मान रहे हैं। दो पार्टियां बेसिकली, आम आदमी पार्टी और जजपा का, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें खाता खुलना मुश्किल है। और INLD के लिए तो फिर भी 2-3 सीटों की प्रेडिक्शन की जा रही है, क्योंकि वो एलनाबाद, रानिया और नरवाना में भी माना जा रहा है कि वो मुकाबले में है और सीट निकल सकती है। और ऐसे ही यमुनानगर के लिए भी कहा जा रहा है। तो जो कोई सरप्राइज नहीं है जो एग्जिट पोल आए हैं अब तक, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस जो है वो वापसी की राह पर है। और जब राहुल गांधी ने ये बात तब काफी चर्चा में आई थी, हालांकि हुड्डा साहब तो वैसे ही इंटरव्यू में कम बोलते हैं और उन्होंने स्वीकारा तो नहीं, लेकिन बहुत जगहों से ये बात आई थी कि जब राहुल गांधी ने
ये कहा एक मीटिंग में कि आप आम आदमी पार्टी से समझौता कीजिए, तो हुड्डा साहब ने वहां पर जो फिगर दिया था वो 55 का ही दिया था कि 55 तो हमारी आ रही है। तो अगर आप इन एग्जिट पोल्स का औसत निकालें, जिसे आप पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं, तो वो भी लगभग उतना ही बन रहा है, 55 के करीब। तो इसलिए उस दृष्टि से एक जो रोचक बात है, दो बातें इनफैक्ट जो सरप्राइज हुआ वो तो वोट परसेंटेज का हुआ, क्योंकि 14 इलेक्शन आज तक हरियाणा में हुए हैं। 14 इलेक्शन में ये चौथा इलेक्शन है जहां पोलिंग परसेंटेज कम रहा है जी। इससे पहले हमेशा 70 से ऊपर होता रहा, चाहे आप 5 की बात करें, 9 की बात करें, 14 की बात करें, उसके बाद फिर पिछले चुनाव में भी कम हुआ था, लेकिन इस बार और कम हुआ है। थोड़ा ही मार्जिन है, लेकिन आमतौर पर तो ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो तो वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि 14 में हुई, जब कांग्रेस केवल 15 में सिमट गई। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल इन्होंने सरकार चलाई थी इस समय, तो वो हाईएस्ट परसेंटेज था हरियाणा की पूरी हिस्ट्री में, 67 से बाद 76% कभी नहीं था जी। अब कहा तो ये गया था छुट्टियां हैं, लेकिन अब एक कारण छुट्टी का हो सकता है क्योंकि 2 तारीख को गांधी जयंती थी और फिर 3 की वो करके और फिर आगे फिर मतदान और फिर संडे, तो बहुत सारे लोग ये सब कारण दिखा रहे हैं। लेकिन नो डाउट जिस तरह की पोलिंग परसेंटेज थी उसने लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया है, क्योंकि इवन रोहतक में भी पोलिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, जहां पर ये इवन की हुड्डा साहब की अपनी लोही हल्के में कम हुआ है, जहां से लगभग सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा में अगर कोई इसके पीछे प्रोफेसर गुरमीत, मैं आपको रोक रही हूँ, इसके पीछे क्या वो तथ्य है जिसमें ये कहा जाए कि कांग्रेस तो अपने वोटर्स को निकालकर बूथ तक पहुंचाने में कामयाब रही, अगर इन एग्जिट पोल्स पर हम भरोसा करें, लेकिन बीजेपी का जो वोटर्स रहा वो निराश? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, दूसरी बात यही बताने जा रहा था। एक तो देखिए, पहली बार हरियाणा में 33% वोट बीजेपी को मिला 2014 में और 47 सीटें मिली। अगली बार जो वोट परसेंटेज हुआ वो बढ़ा, लेकिन सीटें कम हुई। और इस बार मुझे लगता है कि पोल उनकी हो सकता है कि वोट परसेंटेज और बढ़े, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होने में जो उनको 33% या 36% वोट आया, हो सकता है वो इस बार 38 हो जाए या 37 हो जाए, लेकिन सीटें उनकी कम आए तो, और वो कल को कहेंगे भी यही कि हमारा तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है ना। हालांकि अभी तो नायब सिंह सैनी ने भी दावा किया है और उन्होंने ईवीएम का भी लेके कहा है कि कांग्रेस उसके बाद ये कहेगी, और एक तरह का उन्होंने वो तो पैदा कर दिया जितने आत्मविश्वास से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा बाकी व्यवस्थाएं भी हैं। तो अब तो कुछ घंटों की बात है, तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पोलिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो वो सभी लोग, चाहे राजनीतिक दल हो या और लोग भी हो, हालांकि इतना कम नहीं है, कोई ड्रेस्टिकली आप कहो कि कम हो गया 50% हो गया, ऐसा नहीं। एक पड़खल है जहां 50% से भी शायद कम हुआ है, बाकी जगहों पे पोलिंग परसेंटेज, और मैं बता रहा हूँ ना, कोई लोगों ने जिसे कहते हैं कंफ्यूज कर दिया पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि कई दिग्गज हैं जिनके यहाँ हाई पोलिंग हुई है, कई दिग्गज है लेकिन लो हुई है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ बीजेपी के मंत्री हैं वहां पे वो ये, क्योंकि 9 मंत्रियों को शायद टिकट मिली, उसमें तो कह रहे हैं 6 में बढ़ा है, 3 में घटा है, कुछ ऐसे मैं आज देख रहा था आंकड़े। तो पोलिंग परसेंटेज से आधार पर कोई कंक्लूजन तो निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस ने 91 में भी पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था, 65 के करीब रहा था, और तब भी कांग्रेस 51 सीटें जीत गई थी और सरकार चेंज हुई थी, जबकि उससे पहले देवीलाल जी ने पूरी बम्पर मेजोरिटी 85 में ली थी, पर तब के हालात अलग थे। अब जो सवाल आपका है वो यही है कि पोलिंग परसेंटेज के आधार पर कोई कंक्लूजन निकाल लें, वो तो नहीं बनता, क्योंकि उससे कुछ नहीं बन रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पोलिंग परसेंट कम हुआ है लेकिन सरकार बदली है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, सरकार रिपीट भी हुई है। और इसको कहीं ना कहीं जो पोलिंग का ये जो तरीका है, ये कांग्रेस की जीत के साथ जोड़ा जाता है। कई जो चुनाव है उसमें जब पोलिंग कम होती है तो उसको कांग्रेस की जीत के साथ जोड़ा जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर गुरमीत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संदीप चौधरी, उनको भी कार्यक्रम के साथ जोड़ सके, लेकिन तकनीकी समस्या का वो सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मुकुल सर, आपसे समझना चाहूँगी कि हरियाणा से ये जो सियासी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसकी अपेक्षा जिस तरीके से की जा रही थी, क्या कांग्रेस को उतनी ही जो है बढ़त मिलती दिख रही है, या फिर ये जो अनुमान जताया गया है वो बिल्कुल सच के करीब है? और इसका क्या सीधा सीधा मैसेज बीजेपी को मतदाता ने देने की कोशिश की है? देखिए, इसमें कांग्रेस की एक लॉटरी इस तरह लगी है कि वो लगातार कुछ मुद्दे एक साथ जुड़ते चले गए, जिसको कांग्रेस ने कैच किया, जिसमें महिला पहलवानों का मुद्दा था, जिसमें कोई बीजेपी के लोग नहीं आए और कांग्रेस खुल के सामने आई
उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया, किसान आंदोलन में मैसेज गया। तो ये सब मैसेज ऐसे थे जो पूरे देश ने उसको देखा, और खासकर हरियाणा का जो जाट वर्ग है उसने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से देखा। तो वो चीजें ऐसी रही कि जो कांग्रेस के फेवर में गई, और कांग्रेस की कुछ रणनीतियां मैं सबसे अहम मानता कि आखिर में जो दो धड़े थे वहां पे, वो चाहे शैलजा हो चाहे हुड्डा हो, इनको काफी हद तक मैनेज किया गया। और आखिरी समय में कोई बयान नहीं आया दोनों की तरफ से कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा है। लेकिन कुमारी शैलजा के तो क्लिप भी काफी वायरल किए गए, उनका इंटरव्यू भी बार बार दिखाया गया कि शी वांट्स सीएम पोस्ट। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगी मुकुल सर, हम मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता में वापसी की वो चौंकाने वाला था। वहां पूरा का पूरा श्रेय जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाई, एंटी इनकम्बेंसी वहां भी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो नदारत दिखा। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हुड्डा की लीडरशिप को श्रेय देना चाहेंगे, या बीजेपी के लिए नाराजगी ही लोगों में इतनी ज्यादा थी मतदाताओं में कि इस वजह से कांग्रेस नंबर बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज तो जनता होती है और जनता की नाराजगी थी। हुड्डा जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग इशू है। जब सरकार के खिलाफ ही अगर जनता में कई मुद्दों पे नाराजगी हो, किसान नाराज हो, युवा नाराज हो, महिलाएं नाराज हो और किसान नाराज हो, तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। और अब की बार चुनाव हम जैसे पत्रकारों के लिए एनालाइज करने के लिए एक बड़ा नया प्रयोग होगा कि वोटिंग बहुत कम होती है तब पता क्या होता है, और वोटिंग बहुत ज्यादा होती है तब क्या होता है। अब की बार वोट 0.03% ज्यादा हुई है, 0.3 के आसपास। तो वो चीजें अगर ये चीजें ऐसी हुई है तो फिर होगा क्या? तो उन चीजों को देखना है कि -0.3 अगर ये कम हुई है तो इसका असर क्या पड़ेगा। जो कहा जा रहा है, जो वहां पे हरियाणा के बता रहे हैं लोग कि सबसे पहले तो चयन बहुत गलत हुआ बीजेपी ने जो किया है, उससे बड़ी उन्होंने करा कि जो चीफ मिनिस्टर जाट को ना लाके उन्होंने एक सैनी साहब को ले आया जो दलित समाज से आते हैं। ये भी मैसेज बहुत गलत गया। और एक और बात बताए कि अब की इलेक्शन जो हुए है उसमें 57 सीट्स ऐसी थी जिसपे कम वोटिंग हुई है जी, 33 ऐसी है जिसपे अधिक वोटिंग हुई है। तो जहां पे कम वोटिंग हुई, क्या वो बीजेपी का वो वर्ग था जो टिकला ही नहीं, या बीजेपी अपने वोटरों को बूथ तक ले जाने में असफल रही? और जहां पे 33 सीटों पे अधिक वोटिंग हुई है वो कौन थे? क्या तो कांग्रेस इनको बूथ तक लाने के लिए एकदम बिल्कुल उन्होंने अपने सारे घोड़े खोल दिए थे, उनके कार्यकर्ता लगे हुए, हुड्डा जी की इसमें मेहनत थी, सभी नेताओं की। और ये राहुल गांधी का मैसेज कि यहाँ पे जो उन्होंने कहा, और लास्ट में जो 12 सीट जिसमें खुद पूर्व गृह मंत्री जो थे उनकी एक सीट आती है, और काफी लंबा एक वो 12 सीटों विधानसभा का जो वो है वो पूरा कवर करना राहुल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चीज रही। राहुल गांधी नो डाउट इस वक्त देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद उन्हीं का चेहरा और उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो ये चीजें देखना कि अब बेल्ट वाइज आप विश्वास नहीं मानेगी कि जो अहिरवार बेल्ट है, ये इस बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी भी जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। मुकुल जी, अब अपनी बात पूरी करें जी। जी, तो बेल्ट वाइज अगर बात करें तो बीजेपी की कई हार्डकोर जो बेल्ट है, जो माना जाता है बीजेपी के दबदबे वाला इलाका है, जिसमें अहिरवार बेल्ट है, बांगर बेल्ट है, इन सब में कम वोटिंग हुई है। और ये कम वोटिंग क्या इशारा करती है? और उधर वहीं बीजेपी कहती है कि खुद हुड्डा के इलाके में कम वोटिंग हुई है, रोहतक में, जैसा कि प्रोफेसर गुरमीत ने बताया यहाँ पे। जी, तो अब ये कम वोटिंग क्या इशारा करेगी? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होना या ज्यादा होना, दोनों सरकार तो जा रही है, ये तो तय है। और जो आपने पहला सवाल पूछा कि ये जो आ रहे हैं सारे चैनल्स ने अपने अपने सर्वे किए हैं, ये अमूमन सही बैठेगा। हालांकि बीजेपी और उनके प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो विरोध है वो विरोध वास्तव में दिख रहा है। और अब बीजेपी के खिलाफ जाट और सभी वर्ग मुखर होके बोलने लगे हैं, जो हम लोगों के लिए
एक मैसेज है कि इसका असर कितने सीटों पे पड़ता है, ये देखेंगे। मुकुल जी, एक और अच्छी बात, बल्कि मैं इन्हीं जो पोल ऑफ पोल्स है उससे निकलकर सामने आ रही है, जैसे आपने एक स्टेटमेंट दी है कि ये सच के करीब दिख रहा है, तो दोबारा से जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक है, उनका भरोसा इन जो है एग्जिट पोल्स पर लौट पाएगा। हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव है, दोबारा से इन एग्जिट पोल को कुछ नई संजीवनी की तरफ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसा हमने जो देखा था, जो दुर्दशा हुई कई सारे जो एक्सपर्ट्स है उनके जो है इस तरह के अनुमानों की, तो ये उनके लिए भी एक अच्छी खबर के तौर पर देखा है। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, हरियाणा में मतदाता क्या मूड बनाकर उसने मतदान किया है, और लीडरशिप कांग्रेस की हावी होती नजर आ रही है, हुड्डा पार्टी को एकजुट करने में कामयाब दिखे, इसलिए अधिकतर जो है वो 50 से ऊपर सीटें जो है, हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं प्रोफेसर गुरमीत, उन्होंने भी और मुकुल जी ने भी यही कहा है कि 50 से ऊपर तो कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। संदीप जी। मैं भी दोनों साथियों के साथ हूँ, 50+ कांग्रेस जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक शैलजा जी के मसले पे हम कई बार बात करते हैं कि भाई शैलजा जी का क्या रोल है, या शैलजा जी सीएम बन सकती है। देखिए, शैलजा जी एक बड़ी नेता है क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़ी हुई है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है, नेशनल की और संगठन की पॉलिटिक्स अलग होती है। स्टेट में एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो विधायकों को इकट्ठा कर सके, जो पब्लिक को इकट्ठा कर सके, और हुड्डा या जो विपक्ष बोलता है, अगर मैं उस भाषा में बात करूं, बापू बेटा हरियाणा में जहां भी जाते हैं, जहां भी खड़े होते हैं, वहां पब्लिक जुड़ने लगती है। और कोई नेता, बीजेपी के पास ऐसा नेता नहीं है, नेता हुआ करते थे, लेकिन अब इनेलो का वक्त निकल चुका है। जेजेपी ने वही गलती कर दी है जो पंजाब में अकाली कर चुके हैं, बीजेपी के साथ जाकर के जेजेपी लगभग खत्म हो चुका है। आप ये मान के चलिए, कुछ साथी कह रहे हैं कि एक सीट निकाल सकते हैं, मुझे एक सीट की भी उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला चुनाव हार रहे हैं, अभय चौटाला चुनाव हार रहे हैं, और क्या नायब सिंह सैनी भी चुनाव हार रहे हैं? जी, वही बात मैं बता रहा हूँ। पिछली बार 13 मंत्री बीजेपी के चुनाव हारे थे, अब की बार कोई ताज्जुब नहीं होगा जब मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाएं। तो इस बार लोगों के अंदर ये कोई एक वजह नहीं है कि बीजेपी जा रही है, या ऐसा भी नहीं है कि लेकिन संदीप जी, जिस सीट को मुख्यमंत्री चाह रहे थे वो सीट उनको दी नहीं गई, जो सीट उनको चाह रहे थे नायब सिंह सैनी, वो सीट दी नहीं गई। वो इसका श्रेय दे सकते हैं कि मुझे करनाल मिल जाती तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाता। क्या उनको जो है बलि का बकरा बना दिया गया? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के जो नेता हैं नेहा जी, वो शहर में जाकर शहरी सीटों पर ज्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। जब वो ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई एक वजह नहीं है, खाली जाटों की नाराजगी या सिखों की नाराजगी नहीं है। इस बार आप देखेंगे यादव वोट बैंक भी बीजेपी से खिसक गया है। ताज्जुब की बात है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक भी कई जगह बीजेपी को हराने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। उनके नेता जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और वे कांग्रेस में केवल शामिल ही नहीं हो गए, उनका मकसद है किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना है। तो बहुत सारे अब कारण ऐसे इकट्ठे हो चुके हैं। 10 साल का जो काम था उसको लेकर भी फिर बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर दांव लगाया, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ है। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष भी रह लिए, कृषि मंत्री भी रह लिए, अपने जुगाड़ तुगाड़ से वो बीजेपी में पद पा जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ओम प्रकाश धनखड़ जैसा व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। कैप्टन अभिमन्यु नाम बड़ा है, वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन चुनाव जीत जाए मुझे उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, कारण बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिल रही थी। तो कौन बनने जा रहा है हरियाणा का मुख्यमंत्री, यही समझने की कोशिश। हालांकि अक्टूबर 8 ये वो दिन जब नतीजे सामने आएंगे 2 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेट टॉक अपनी आगे बढ़ाएंगे प्रोफेसर गुरमीत के साथ। प्रोफेसर गुरमीत, एक बड़ी बात जो है तमाम विश्लेषक कर रहे हैं, और शायद आपकी भी टिप्पणी इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, मोदी ब्रांड, क्या हरियाणा की जनता ने इसकी चमक को और जो है नुकसान पहुँचा दिया है? ये चमक और फीकी पड़ जाएगी, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में मोदी ब्रांड असर नहीं कर पाया, और एक ब्रांड जो भरता हुआ नजर आया वो विनेश फोगाट का। देखिए, पहली बात तो एक मैं बस पहले स्पष्ट कर दूं, जो हमारे साथी कह रहे थे कि शैलजा जी और हुड्डा साहब के डिफरेंसेस को दूर किया गया। जो जितने उन्होंने इंटरव्यू दिए, शायद उतने तो अगर वो मुख्यमंत्री पद की घोषित उम्मीदवार होती तो भी ना देती, और उन्होंने उसमें इशारे में खूब बोला, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला।
तो राजनीति में इशारे में जब अगर कोई ये कह रहा है कि मुझसे 5 के बाद मिलना मैं बताऊंगा, इसका मतलब वो यही कह रहा है ना कि गड़बड़ बहुत है, मैं 5 के बाद बताऊंगा। और अब तो उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें भैंस वो गाय की वो बालासर के पास कोई वो आशीर्वाद भी ले रही है, लेकिन इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो इसलिए हम ये कहें कि या कोई बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस का अपना एक तरीका है, राहुल गांधी ने अपने तरीके से उसको मंच पे कम से कम। पर अनिल विज भी बीजेपी के खेमे में अनिल विज वही काम कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं अनिल विज को राविंद्रजीत भी कर रहे थे, वो भी अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और उसमें नो डाउट वो सीनियर नहीं। दूसरी बात जो आप कह रही थी करनाल, उससे भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए नेता जो कहते हैं ना, अगर नेता ये कहें कि वो पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो ये कहा जाता है कि बाकी 3 दिशाओं में ढूंढो, उनको पूर्व की तरफ टाइम मत वेस्ट करो। वो जब ये मैं नहीं मानता ये बात कि उनकी सीट बदली गई है, सारी दुनिया ये कह रही है, पर मैं नहीं मानता। जिस व्यक्ति को उन्होंने इतना जूनियर होने के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया, उस व्यक्ति की सीट को जबरदस्ती बदल देंगे, ऐसा नहीं है। वो करनाल से लड़े थे तो उन्होंने तो ये कहना ही था, नहीं तो वो करनाल के मतदाताओं को क्या मुंह दिखाते। लेकिन जो वो वहां गए वो अपने कॉम्बिनेशन में गए, वहां पर जाट मतदाताओं के साथ साथ सैनी मतदाता भी काफी हैं जिस सीट पे वो गए हैं। और मैं ये भी मानता हूं, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सारे वर्ग को नाराज हुई अगर इन्होंने अंदर खाते जो अपनी इंजीनियरिंग करी है, तो जो अगर इनकी 25 सीटें आती है तो इसका मतलब वो उसी के कारण आ रही है। अगर इनसे सारे वर्ग नाराज हैं फिर तो ये नीचे जाएंगे बहुत ज्यादा। इसलिए जो नॉन जाट में एक डर दिखाना, या एक और बात हुई थी इस इलेक्शन में जो बहुत खुल के चर्चा नहीं हुई, जिसकी हुई है चर्चा कि जो दलित वर्ग है उसमें एक तो ये शैलजा वैलजा का जो बोला वो बोला, दूसरा जो है इन्होंने जो दलितों में 2 वर्ग हैं जिनमें जो वाल्मीकि हैं जो शुरू से ये मानते हैं कि दूसरा जो दलितों का वर्ग है उसको अधिक स्थान मिलता है राजनीति में, नौकरियों में। तो अंदर खाते ये भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्गीकरण का जो रास्ता है वो खुल गया है। एक जमाने में भजन लाल ने भी हरियाणा में ए और बी किया था जो बाद में कोर्ट से क्वैश हो गया था, अब वो कोर्ट से क्वैश नहीं हो सकता। तो मुझे जितना मालूम चला वो ये भी लगा कि दलितों में भी जो वाल्मीकि समाज है उसको बीजेपी ने ये आश्वासन दिया है कि हम वर्गीकरण करते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ही कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं करेगी। तो अब वो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा अगर उनकी सीटें 25 से ऊपर है तो आप ये मान के चलो कि पोलराइजेशन हुई है। अगर 25 से नीचे है, 15-20 है, फिर अलग बात है। दूसरा मोदी जी का जो आपने पूछा, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार डेंट तो उनको लोकसभा चुनाव में ही लगा जो इमेज में। अब लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि ये पहला इलेक्शन है, इस बार हरियाणा पे फोकस भी बहुत रहा। शायद इतने इंटरव्यू शैलजा जी के आते भी नहीं या बाकी नेताओं के भी आते नहीं अगर महाराष्ट्र का चुनाव साथ हो रहा होता, क्योंकि डिवाइड हो जाती ना अटेंशन मीडिया की भी। मुझे तो गुरमीत सर, मैंने तो शैलजा जी का इंटरव्यू ज्यादा देखा और हुड्डा जी का बहुत ही कम देखा। मैंने जितने और हुड्डा जी का जो देखा उसमें हुड्डा जी बोलते नहीं शुरू से, तो वो पत्रकारों का कोई उसका लाभ भी नहीं होता, उससे आप कुछ भी कहेंगे वो जवाब नहीं देते। संदीप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं जी। तो मैं बस ये कह रहा था लास्ट बात कि जो देखिए क्योंकि अटेंशन भी हरियाणा पे ज्यादा रही जी, निश्चित ही लोकसभा चुनाव के बाद सभी लोग ये कह रहे थे कि अब ये जो इस साल चुनाव होने हैं और फिर दिल्ली का भी होना है और जम्मू कश्मीर की तो स्थिति अलग है, लेकिन एग्जिट पोल तो वहां पे भी कांग्रेस एचसी अलायंस की सरकार बनवाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर वहां बन गई उसके बाद हरियाणा में बन गई जो लगभग तय माना जा रहा है जी। और एग्जिट पोल की जो आप कह रहे हैं ना विश्वसनीयता, एक ही चीज है, कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पे किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन एग्जिट पोल जो आ गए हैं सारे उसके बाद लोगों को डाउट हो रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के बारे में इतनी विश्वसनीयता खराब हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, तो इसलिए वो इतना लोगों में उसकी वजह से, और फिर ऊपर से सैनी साहब ने उसमें और आग में घी डालने का काम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी जी बिल्कुल। संदीप जी कुछ ऐड करना चाहते थे। संदीप जी देखिए नेहा जी, जिस तरीके से टीवी चैनल्स दिखाते हैं ना चीजें, आप ये देखिए शैलजा जी के इतने इंटरव्यू आपने उनके चुनाव से पहले कभी नहीं देखे होंगे। और आप ये भी मानती होंगी कि हमारे यहाँ के कुछ न्यूज चैनल है उनको कहा जाता है कि इस व्यक्ति के पास पहुंचो, इसका इंटरव्यू लो ना। नहीं, पर संदीप जी बात तो ये भी है ना, शैलजा जी खुलकर बोलने के लिए तैयार हैं। शैलजा अपनी पार्टी के हाई कमान की बातों को नहीं मान रही है, अनुशासन की जो है एक जो सीमा रेखा है उसको बार बार जो क्रॉस करती हुई शैलजा ही दिखी हैं। देखिए नेहा जी, शैलजा जी क्रॉस नहीं करती है, लेकिन ये माइक ऐसी चीजें हैं, अगर अभी मेरे पास से आज तक वाले जाए फिर एबीपी वाले आ जाए, कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना है। और ये पुराने नेता ये अपने मन की बात बोल देते हैं। दलित चेहरा है, लोकसभा चुनाव जीती है, अशोक तंवर को हराया है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझिए, जैसे पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, दलित था जी, उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जाट सरदार को फेस बना दिया था। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर जो जाट सरदार था उसको हटा दिया था, अकाली जाट सरदार है। तो ये चीजें राजनीति में मैटर करती हैं। आज भी कोई माने ना माने, हर कम्युनिटी ये देखना चाहती है। मेरे ख्याल से गुरमीत इतने कंफर्टेबल चंद्रशेखर के साथ नहीं हो सकते, दुष्यंत चौटाला के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं, राजनीति में आज भी हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। और मैं ये मानता हूं कि विधायक दल एक तय करेगा कितने विधायक आते हैं, उन लोगों का भी बड़ा रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाया बना दिया। कई परीक्षण हो चुके, ये भी आजकल इस चीज को कर रही है। लेकिन संदीप जी, भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनेंगे जी। नेहा जी प्लीज कर लेट मी कंप्लीट जी। जैसे धामी साहब अपना विधानसभा का भी हार जाते हैं, वो विधानसभा जीतने के लायक नहीं है, लेकिन ऊपर वाले चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री रहना चाहिए। ऊपर वाले चाहते हैं, कई स्टेट्स में ऐसे हैं, राजस्थान में ये देखिए, आप पहले क्या होता था, आप अपने ऑफिस के लिए भी एक एक्सपीरियंस बंदे को देखते हैं, लेकिन एक स्टेट चलाने के लिए बीजेपी आजकल ये देखती है कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, उसको एबीसीडी नहीं पता होनी चाहिए, उसको खाली कुर्सी पे बैठना है, जैसे हम कमांड देंगे वो कंप्यूटर की तरह वैसे काम करेगा। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के ये सारे जो प्रयोग हैं जो अन्य राज्यों में सक्सेसफुल हुए, हरियाणा में जो है इसका ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुकुल जी से अगला सवाल। हमारी बात लगातार जारी है हरियाणा को समझने की, हरियाणा के मतदाताओं को समझने की। मुकुल सर, अब तक की चर्चा में यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं पूरे दमखम से चुनाव में उतरी, लड़ती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी की जो भूमिका रही, और अगर हम इन एग्जिट पोल्स को देखें तो तमाम छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां, इंडिपेंडेंट, इस चुनाव से ये भी साफ हो जाएगा कि दो ही मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो हरियाणा के मतदाताओं को आकर्षित कर पाई हैं। क्या रोल आप देख पा रहे इन नतीजों के बाद? अब किस तरह की भूमिका इनकी देखने को मिलेगा? आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार के साथ आएगी या फिर वो कहीं नदारद भी हो सकती है, फोकस दिल्ली में चला जाएगा? जी देखिए, आम आदमी पार्टी को पहले दिन से पता है कि जो दिल्ली के आसपास सटी सीटें हैं वहीं पे कुछ उनका भला हो सकता है। चूंकि सीटें ज्यादा मांग रहे थे, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस के जो राज्य स्तरीय लीडर है थे हुड्डा जी, और सबने मना करा था कि मत लीजिए। लेकिन राहुल गांधी की सोच थोड़ी सेंट्रल लेवल पे थी कि हम केंद्र में बैठे हैं और वहां पे मैं एलओपी हूँ और केंद्र सरकार के खिलाफ मुझे बोलना है, तो सारी पार्टियां मेरे भाई, एक होता है कि एलओपी सबके एलओपी है, वो सबने मान लिया है, आम आदमी पार्टी चाहे ममता बनर्जी कोई भी हो। तो उनका ये सोच थी, लेकिन उन्होंने राज्य का जो संगठन है उसको तवज्जो दी। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके बाद जो हुड्डा है और चाहे वो शैलजा हो, इन्होंने काम भी किया। ऐसा नहीं कि बहुत लास्ट शैलजा निकली, लेकिन जो अभी राजीव जी ने कहा, और इनका मैं सहमत इस बात से कि ठीक है संदीप जी थी, तो उन्होंने कहा कि नतीजे कुछ भी आ सकते हैं और बड़ा मजाक हो जाता है कि क्या चाहे वो 2024 का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का, चाहे उससे पहले हो। देखिए, आंकड़े जब हमने आपसे कहा था, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जो निर्दलीय है, जो आम आदमी पार्टी, ये तय करेंगे जी। और इसमें कितना वोट काट रहे हैं। अगर जहां पे आम आदमी पार्टी 2 या 3 सीटों पर, जो मुझे जानकारी है, ठीक लड़ी है, ठीक कह सकते हैं, ठीक लड़ी है। अगर मान लीजिए 5000 वोट भी काटती है, तो जो अगर अंतर रहेगा वो अंतर किसका रहेगा? तो वो चीजें हम लोग को देखने लायक होंगी कि अब की बार या अगर क्षेत्रीय दल साफ होते हैं तो ये 1 to 1 चुनाव हो जाएगा पूरा। और अगर ये आते हैं तो जाहिर बात है उसमें किसी की भी तरफ हवा हो सकती है। वो बीजेपी भी अगर मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 वोटों से जीतती है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी कई बार कि 10 और 50 वोट से भी जीते हैं जी। तो ये हम लोग को देखने वाला होगा, जो 30 वोटों का डिफरेंस जब आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। और जी बिल्कुल टफ फाइट होगी ये, और अंतर बहुत कम होने वाला है, ये कंफर्म है। ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात, दिलचस्प फैक्ट, जिस पर हम सबकी नजर रहेगी। जब नतीजे आएंगे तो हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर गुरमीत, 2014, 2019 और अब 2024 हरियाणा में क्या आप वही ट्रेंड जो है फॉलो होता देख पा रहे हैं? जी अनम्यूट कर ले सर। हरियाणा में आज तक कोई भी सरकार तीसरी बार नहीं बनी है जी। हरियाणा में दूसरी बार भी जो सरकारें बनी हैं वो लड़खड़ा के बनी, चाहे वो हुड्डा साहब की थी जी, या वो बीजेपी की थी, दोनों ही। और ये एक संयोग है कि दोनों की 40-40 सीटें आई जी, एकदम ही बराबर आई थी। तो 5 साल बाद भी
माहौल होने के बावजूद 2009 में कांग्रेस का भी माहौल था, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी रिपीट किया था, और 2019 में मोदी जी का भी बहुत माहौल था। और मोदी जी के समय तो 79 सीटों पे 90 में से 79 यानी 79 सीट्स पे बीजेपी को बढ़त मिली थी। बाद में वो बढ़त घट के 40 रह गई थी। तो हरियाणा में जो मतदाता है वो जागरूक भी है, और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें हैट्रिक बनी है, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। देखिए, जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश वगैरह की आप बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2014 में पहली बार अवतरित हुई है। उससे पहले तो उनको कभी 30% वोट भी नहीं मिला था, उन्होंने क्रॉस ही नहीं किया। हम लोगों ने तो खुद वो समय देखा है जब चौटाला साहब या बंसीलाल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियां हावी थी जी, उनकी ना सिर्फ हावी थी, लिटरली मजाक उड़ाया करते थे। तो अब वो आए, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसा शुरू से भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है, जहां पे उनकी रूट्स पहुंचा। ज्यादातर तो नेता उधार के, ज्यादातर नेता तो कांग्रेस से लिए और पार्टियों से लिए। आपने देखा ही कितने सारे लोग, इवन लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, और अभी देख लीजिए जजपा से कितने सारे लोगों को टिकट दी, और उनमें से शायद एक भी नहीं जीतता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने कहा 33% हुआ, फिर 36% हुआ, इस बार भी मुझे नहीं लगता उनका वोट परसेंटेज बहुत डाउन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट मुकाबला हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ी उपलब्धि है। और ये तो देखिए, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो घड़ी की सुई होती है, जो 6 से 12 पे जाती है, फिर वो 12 से 6 पे भी आती है, तो वो तो एक डाउनफॉल होता ही होता है। वो तो अब 10 साल सरकार हो गई, अब वो जैसे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं ना सेंटर में, 5 साल बाद उनके लिए मैंडेटरी होता है कूलिंग ऑफ पीरियड, कि आप जो है ना अपनी स्टेट में वापस जाइए, कूलिंग ऑफ होते हैं। तो राजनीति में भी कूलिंग ऑफ है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है कि अस्तित्व में जाए। मैं तो जजपा का भी नहीं मानता कि जजपा का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा या आएगा। जी बिल्कुल, उसका काडर तो है जी। काडर के अलावा देखिए, पार्टियां चलती हैं स्टेट्स में नेता के दम पे। अब दुष्यंत चौटाला के साथ एज है, इस चुनाव में तो आपने देखा ही बहुत सारे यंग पीढ़ी नई आ रही है, चाहे आरती राव हो, चाहे आदित्य सुरजेवाला हो, या जयप्रकाश जी के बेटे हो, श्रुति चौधरी है, और भी बहुत सारे आप इस तरह से मानेंगे। तो अगर कुल मिला के आप देखेंगे तो अगले चुनावों में बहुत, इवन हुड्डा साहब का ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इमोशनल किया है कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि अगली बार वो 80 पार होंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा तो अभी से कमान लेने को तैयार हैं, और बहुत सारे लोग यही सवाल जो है जी बिल्कुल, जैसे मुलायम सिंह यादव ने, अगर आपको याद हो 2012 में, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव तब एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने वो फार्मूला नहीं लगाया जो पंजाब में लगाया जा रहा और कामयाब नहीं हो पाया। पंजाब में न जाने कितनी बार ये चर्चा हुई कि प्रकाश सिंह बादल 2 साल बाद सुखबीर बादल को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन सुखबीर बादल मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाए। तो मुलायम सिंह यादव, क्योंकि जो सीनियर बादल है उनकी पॉलिटिक्स बहुत ही एक मंझे हुए पॉलिटिशियन में वो गिने जाते थे, लेकिन मुलायम सिंह ने अपनी वचन उस समय दे दी अखिलेश यादव को पूरे 5 साल के लिए, जब वो चुनाव जीत के आए बहुमत के साथ। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन हरियाणा में मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल ये संभव है। संदीप जी आपसे सवाल ये, जो परिवारवाद हुड्डा पर बार बार आरोप लगता रहा, किरण चौधरी जैसे टूट कर चली गई बीजेपी के साथ, बहुत सारे जो झटके हैं कांग्रेस को मिले, लेकिन क्या हुड्डा जो है, बेशक ये परिवार दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करते भी नजर आए, दीपेंद्र हुड्डा खुद भी पहले से बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते आए, फिर अशोक तंवर का आ जाना, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि हुड्डा जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे जो अनसेटिस्फाइड जो फैक्टर्स अभी भी कांग्रेस में हैं, उनको समेटे रख पाना उनके लिए आसान रहेगा, अपने बेटे को आगे बढ़ा पाना, जिसका आरोप है कथित तौर पे, उनके लिए आसान रहेगा? देखिए नेहा जी, ये आरोप आप लगा सकते हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों में ऐसा हो सकता है कि प्रकाश सिंह बादल अपने बेटे को बना सकते थे, या मुलायम सिंह अपनी जगह अपने बेटे को बना सकते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्टीज हैं, खासकर जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में ये कोशिश है कि भाई हुड्डा साहब के बाद उनके बेटे को गद्दी पर बैठा दिया जाए। और जहां तक दीपेंद्र हुड्डा की बात है, दीपेंद्र हुड्डा को जो आगे बढ़ाने वाली है वो पब्लिक है। पब्लिक के बाद हुड्डा साहब से पहले उनको आगे बढ़ाने वालों में राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने जो बात दीपेंद्र हुड्डा के लिए कही नहीं है जी, वो आज तक मैंने किसी नेता के लिए नहीं सुनी। कि लोग दिल्ली आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो दीपेंद्र के लिए हमेशा कहते हैं कि दीपेंद्र जैसा व्यक्ति नहीं है, उसके पास किसी टाइम चले जाओ, वो आदमी का काम करता है, बात सुनता है। तो इसका मतलब ये बात मेरे ख्याल से कभी आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कही होगी जो प्रियंका गांधी ने कही है। तो आप समझ सकते हैं
किस तरीके का व्यक्तित्व। अगर आप कभी मिलोगे, मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, अपना काम छोड़कर उन्होंने टाइम दिया है। तो एक ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में होना अपने आप में, वो अपने काम से आगे बढ़ता है, अपनी नेचर से आगे बढ़ता है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी को डांट दिया, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, या कई किसानों को कुचल दिया, या कोई गलत स्टेटमेंट ही दे दिया हो। कभी आपने गुस्से में भी नहीं देखा होगा व्यक्ति को। तो जो चीजें हैं, चाहे हारे जीते, वो चीजें चुनाव में चलती हैं, पार्टियां भी बदलती हैं, कभी बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। एक छोटी सी संदीप जी, एक छोटी सी टिप्पणी मुकुल जी से भी समझना चाहूंगी। मुकुल जी, उन कैंपेनिंग के दिनों को मैं याद कर रही हूँ जब राहुल गांधी जलेबी खाते हुए जो दिख जाते हैं रैली में और वो डब्बा लहराते हैं, उस पर भी बीजेपी ने जिस तरीके से उसकी निंदा की। ये जो एक डिफरेंट तरीके से राहुल गांधी कैंपेनिंग करते हुए नजर आए, क्या ये भी हरियाणा के मतदाताओं को आकर्षित करता हुआ नजर आया? जम्मू कश्मीर में वो सेब दिखा रहे थे, यहाँ पर जलेबी दिखा रहे थे। अनम्यूट कर ले सर, समय समाप्त हो गया। बिल्कुल संक्षेप में जी। जी, अमेरिका से लेके इंडिया की भी कई कंपनी आ गई जो जलेबी बेचती है और सील पैक बेचती है जी। तो वो चीजें पब्लिक समझ गई, और इतना सोशल मीडिया का जमाना था कि वो राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे उन्होंने कह दिया, और मैसेज उसका अच्छा ही गया, बुरा नहीं गया जी। ये मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये जो जलेबी की मिठास है, ये किस पार्टी के लिए जो है वाकई में मीठी साबित होगी, चुनाव के नतीजों के दिन पता चलेगा। बहुत बहुत आभार जताना चाहूंगी मुकुल जी आपका भी, प्रोफेसर गुरमीत आपका भी, संदीप जी आपका भी, कि आपने समय दिया। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो बेझिझक हमें लिखिए आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए आप जस्ट टीवी पर। नमस्कार।